हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड वीडियो से इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपका आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि एक खास दिए गए सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है इसमें टर्म डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई सॉलिड सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, वैसे वैसे कुछ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होना शुरू होता है और उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहेंगे, जिसमें कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके उसके कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि क्रिस्टलाइजेशन नेम से ही क्लियर है कि क्रिस्टल्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल होगा इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस का डेफिनेशन ये कहता है कि जब सॉल्यूट पार्टिकल एक सॉल्यूशन में कोलाइड करते हैं विथ द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स और उस कारण से वो सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से बाहर क्रिस्टल्स के रूप में, इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। एक सॉल्यूशन में दो ही पार्ट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनता है। तो एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है, तब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन में जाते रहते हैं वो इक्वल हो जाता है सॉल्यूट पार्टिकल जो कि सेपरेट आउट होते रहते हैं। मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन में इंटर करते रहते हैं वो, और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन छोड़ के बाहर आते रहते हैं, मीन्स क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन होता रहता है, वो ये दोनों का नंबर इक्वल हो जाता है जिस पॉइंट पे, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, और उसी पॉइंट पे इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। देखिए, और इस डायनामिक पॉइंट जब ये अचीव हो जाता है तो इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, एट दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट का सॉल्यूशन में होता है वो कांस्टेंट हो जाता है दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि उसके बाद सॉल्यूट का उसमें डिसोल्यूशन नहीं होता है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्दर और इंक्रीज होगा, जितना मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट आपका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन के कहते हैं जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाना उसी टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होता है। एक खास दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर और सॉल्यूट ऑफ उस सॉल्यूशन में आप नहीं मिला पाते हैं तो उस सॉल्यूशन का नाम सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसमें कि और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब है कि ये सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। टॉपिक का नेम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, अगर नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इफ़ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक होता है। आप जानते हैं एक्जोथर्मिक में हीट बाहर लिबरेट होता है और इंडोथर्मिक में हीट अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो इंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन रहता है। देन टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, कब? जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है तो वो प्रोसेस इंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच 0 से बड़ा होता है। उस कंडीशन में अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को तो आपका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, हीट बाहर लिबरेट हो रहा है, उस कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू 0 से कम होती है, और उस समय आप अगर टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यही दो पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होगा, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के डिसोल्यूशन में आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एक्जोथर्मिक प्रोसेस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। तो प्रेशर का कोई असर नहीं होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसेबल हैं। सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसेबल हैं, इसी कारण से प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन वहीं पे आप जब गैस को मिलाइएगा लिक्विड में अगले वाले टॉपिक में, तो उस कंडीशन में गैस का लिक्विफिकेशन शुरू होगा और प्रेशर के कम करने से या ज़्यादा करने से इस पर असर पड़ेगा, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे।
नेक्स्ट इसी टॉपिक में। अब देखिए नेक्स्ट यही टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि गैस को जब आप लिक्विड में मिला रहे हैं तो उससे आपका क्या असर पड़ रहा है। तो जो फैक्टर जो कि असर डालता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उनका ये सब नाम है, जिसमें पहला है नेचर ऑफ गैस, दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही 4 फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे असर डालता है। देखिए इसमें सबसे पहला जो लॉ है हेनरी लॉ बताता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि प्रेशर क्या असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी का या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। ये जिस लॉ से बताया जाता है उस लॉ को हम लोग हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में ये बार बार ये लॉ पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस लॉ का क्या कहना है, ये लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में एक दिए गए टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जिस प्रेशर पर कि गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में एक दिए गए टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जिस पे कि उसको डिसॉल्व किया जा रहा है लिक्विड के अंदर। तो इसी का स्टेटमेंट है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाता है कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, जिसमें कि उसको डिसॉल्व किया जा रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट के, और अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब इक्वल टू लाते हैं तो ये KH एक कांस्टेंट आता है, जिसको कि KH हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। तो यही P = KHX, यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हेनरी लॉ का। तो देखिए इसमें यही कहना है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करें एक गैस का सॉल्यूशन के अंदर, तो एज दी मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि जिस चीज़ को गैस को आप सॉल्यूशन में मिला रहे हैं उसका अमाउंट कितना है। तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा वो उसमें डिसॉल्व करेगा उसका अमाउंट। तो उसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट से आप क्या क्या समझते हैं या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लगा रखा है। लिखा हुआ है कि KH जो है ये फंक्शन है किसका, नेचर ऑफ गैस का। KH इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। गैस जो डिसॉल्व किया जा रहा है सॉल्यूशन में, उस गैस का जो नेचर रहेगा उसी का फंक्शन है। इसका मतलब है कि अलग अलग गैस का KH का वैल्यू अलग अलग रहेगा। हाइयर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। KH का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम रहेगी। इट मीन्स KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यूनिट अगर आप KH का बात कीजिएगा तो यूनिट ऑफ KH इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर डेट इज ATM पर या ATM या टॉर। तो ये जो KH का वैल्यू है ये वही रहेगा। आप यहाँ से खुद से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये है मोल फ्रैक्शन, ये है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x। अब मोल फ्रैक्शन होता है यूनिटलेस क्वांटिटी, तो मोल फ्रैक्शन के बाद बचता है KH। तो KH का वही यूनिट होगा ना जो कि प्रेशर का रहेगा। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM होता है, बार होता है, टॉर होता है। तो जिस रेस्पेक्टिव यूनिट में प्रेशर रहेगा उसी रेस्पेक्टिव यूनिट में वहाँ पे KH का वैल्यू रहेगा, या अगर कन्वर्ट करना हुआ तो कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है KH इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा KH का वैल्यू रहेगा। तो KH के बारे में है KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स डैट सॉल्युबिलिटी गैस का इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे गैस का लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है। इसी कारण से सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। ड्यू टू एबव रीजन ऑक्सीजन इज गेटिंग मोर डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर। इसी कारण से जब टेम्परेचर कम रहता है, यहाँ देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज कब करेगा, जब टेम्परेचर का वैल्यू डिक्रीज किया जाएगा। इसी कारण से ऑक्सीजन इज गेटिंग मोर डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर। ठंडा पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होता है इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर। और यहीं से एक आपका क्वेश्चन बनता है कि वाई एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। तो कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहीं पे आपके
जो एक्वेटिक स्पीसीज है ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, तो यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो इसमें सबसे एक तो आप ये क्वेश्चन देख लिए एक्वेटिक स्पीसीज वाला कि वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज इन कोल्ड वाटर डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर। अगला है कि टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। CO2 को जब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी करना होता है सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर में, तो इसको हाई प्रेशर में सील किया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वाई द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। तो इसका आप आंसर दीजिएगा टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एट हाइयर अल्टीट्यूड, जब आप हाइयर अल्टीट्यूड पे हाइयर हाइट पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वह कम होता है ग्राउंड लेवल से। जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ के चोटी पर चढ़ेंगे, हाइट पे चढ़ेंगे, वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ग्राउंड लेवल से कमता जाएगा। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ब्लड में शुरू हो जाता है जब आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं। लो ब्लड ऑक्सीजन के कारण जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो चढ़ते हैं, उनको कमजोरी महसूस होने लगता है और वो उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन की अभाव हो जाती है, उनका नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से कि वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही सिम्टम्स को या ऐसे ही कंडीशंस को एनोक्सिया कहा जाता है। तो एनोक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जब हाई अल्टीट्यूड पे कोई भी पर्सन जाता है तो वहाँ पे उसका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ग्राउंड लेवल से कम जाता है। इसके कारण से ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम तक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आदमी का बॉडी वीक महसूस करने लगता है और अनेबल टू थिंक क्लियरली, अच्छा से नहीं सोच पाता है। इसी कंडीशन को एनोक्सिया के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि एनोक्सिया किसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻⁻ इतना ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। पार्शियल प्रेशर इथेन का किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जिसमें कि इतना ग्राम इथेन है, उसका इथेन का अमाउंट दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 1 बार। अगर सॉल्यूशन में इतना ग्राम इथेन होता तो पार्शियल प्रेशर गैस का कितना होता। तो देखिए, आप जानते हैं कि मास ऑफ इथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। जितना ज़्यादा इथेन का मास रहेगा उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर रहेगा। और फॉर्मूला होता है m = KHP। तो आप इसी फॉर्मूला पर इसको बैठाइए। तो यहाँ से आपको प्रेशर के जगह पे 1 बार पुट कीजिए, मास के जगह पे ये गिवन मास लीजिए। तो KH का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करके देखिए, यहाँ पे आपका KH का वैल्यू आ जाएगा। और नेक्स्ट इसमें आप m2 = KHP2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P2 = m2 डिवाइडेड बाई KH हेनरी लॉ से। तो आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो यही आपका वैल्यू निकल करके आएगा। एक छोटा सा आपका न्यूमेरिकल्स हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी न्यूमेरिकल है, पार्शियल प्रेशर पढ़ें कि नाइट्रोजन गैस का बबल पानी के थ्रू एट 293 केल्विन, नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, मतलब पानी के थ्रू नाइट्रोजन गैस का मिक्सिंग हुआ है जब टेम्परेचर 293 केल्विन था। तो कितना मिली मोल नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होगा 1 लीटर पानी में। आपको एज्यूम करना है कि नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उस पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर और KH का वैल्यू जब दिया हुआ है तो इससे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आराम से निकाल सकते हैं हेनरी लॉ से। पार्शियल प्रेशर के जगह पर पार्शियल प्रेशर का वैल्यू डाल दीजिए, KH के जगह पर KH का वैल्यू, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए जो कि यहाँ पे आ गया है। और यही आपके क्वेश्चन में निकालने को कहा गया था। अगर और कुछ निकालना होगा तो और जो चीज़ कैलकुलेट करना होगा वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से आपका जब निकल गया है तो अब आपको यहाँ से आपको वाटर का मोल्स निकाल लीजिए। वाटर का देखिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर वाटर। तो 1 लीटर वाटर है तो अब 1 लीटर वाटर में कितना टोटल मोल्स रहेगा तो आप एज्यूम करके निकाल सकते हैं कि 1 लीटर पानी या फिर 1000 ग्राम पानी में आपको अगर मोल निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कीजिएगा। तो 1 लीटर पानी मीन्स 1000 ग्राम पानी डिवाइडेड बाई 18 तो 55.5 मोल वाटर का निकल करके आएगा। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का जो वैल्यू आप वहाँ पे निकाले थे, इस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का क्या मतलब होगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन
डिवाइडेड बाई मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर, यही होगा। इसमें आप मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ ये, तो मोल ऑफ वाटर इज मच मच ग्रेटर देन मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसीलिए मोल ऑफ नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिएगा तो आपका मोल्स ऑफ वाटर निकल करके आएगा इतना मिली मोल्स। तो यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये भी एक आसान सा न्यूमेरिकल था, इसमें भी ऐसा कुछ भारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। एक लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या कैसे रहता है, क्या असर डालता है। तो देखिए पार्शियल प्रेशर जो वेपर का होता है इक्विलिब्रियम में, उसके प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के साथ एक दिए गए टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। मीन्स वेपर प्रेशर क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। एक दिए गए खास टेम्परेचर पर जो उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में सॉलिड और लिक्विड का पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उसी को उसका वेपर प्रेशर कहते हैं। या सिंपल भाषा में आप अगर समझिएगा तो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है उसका अगर वेपर बनेगा और वो जो उस लिक्विड सॉल्यूशन पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो उसका वेपर प्रेशर रहेगा। देखिए इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाता है। जितना अमाउंट निकल करके बाहर जाएगा उतना ही अमाउंट बाहर से अंदर इंटर करेगा, यही ये कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि वाटर लिक्विड और वाटर गैस इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन गैस फेज डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज। तो फॉर प्योर लिक्विड ये 1 के इक्वल हो जाएगा और Kp का वैल्यू PS2O के इक्वल हो जाएगा। लिक्विड और वेपर जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का काम करेगा, तो वेपर प्रेशर इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये डिपेंड करेगा किस किस चीज़ पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे। अब देखिए अगर मैग्नीट्यूड इंटरमोलिकुलर फोर्स का लिक्विड के अंदर छोटा रहेगा, कम रहेगा, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, हाई वेपर प्रेशर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो उस कंडीशन में लूजली हेल्ड रहेंगे और इजीली एस्केप करने लगेंगे, और इसी कारण से वेपर प्रेशर का वैल्यू हाइयर ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर कि वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है बाहरी प्रेशर का जो उस लिक्विड पे लगता रहता है, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ए लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर। वैसा लिक्विड जिसका कि वेपर प्रेशर बहुत हाई रहता है वह कम टेम्परेचर पर ही बॉयल कर जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का क्या होता है, इसको गवर्न करता है एक अनदर लॉ जिसको कहते हैं रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ आपका क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन का जिसमें कि वोलाटाइल लिक्विड है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, एक लिक्विड लिक्विड जो कि वोलाटाइल हो उसी का सॉल्यूशन है, पार्शियल प्रेशर जो ईच कंपोनेंट का होगा सॉल्यूशन में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके मोल फ्रैक्शन के। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि वोलाटाइल लिक्विड का है तो पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लाइएगा तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, वो कांस्टेंट होगा क्या चीज़, तो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का। जब वही लिक्विड एकदम प्योर लिया जाएगा तो उसका क्या वेपर प्रेशर होगा, उसी चीज़ को यह P1 नॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में P1 और P2 पार्शियल प्रेशर लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का रिप्रेजेंट करेगा, जिसका x1 और x2 मोल फ्रैक्शन रहेगा एक सॉल्यूशन के अंदर में। तो उसी कंडीशन में पहले लिक्विड का ये लिखा हुआ है और दूसरे लिक्विड का ये लिखा हुआ है, तो जब इस दोनों को आप मर्ज कीजिएगा तो P टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर जो होता है वह सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है जो कंपोनेंट उसमें मिले हुए रहते हैं। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर आप देख रहे हैं P2 का वैल्यू ये आया है, P1 का वैल्यू ये आया है, तो इसी दोनों को ना ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा जो कि यहाँ पे किए हुए हैं। और ये x1 और x2 मोल फ्रैक्शन है, तो आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 का वैल्यू 1 होता है,
तो x1 के जगह पर 1 माइनस x2 या x2 के जगह पर 1 माइनस x1 भी तो लिख सकते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पे यूज किया गया है, P1 प्लस P2, P1 नॉट x1, P2 नॉट x2। अब यहाँ से इस x1 के जगह पर 1 माइनस x2 डाल दिया गया। अब इसको तोड़िएगा तो आपको ये कैलकुलेट करके आ जाएगा बहुत ही आसानी से। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के बेसिस पर, तो इसका ग्राफ भी आपका इजीली प्लॉट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो लाइन 1 और लाइन 2 का इसी के अकॉर्डिंग आराम से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसी तरह पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे और हम लोग जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।